सब लोगों का राष्ट्रवाद के इस नए सत्र में। और पिछले सत्र में हमने कुछ उपाधियों के साथ सेशन का एंड किया था। आज कुछ राष्ट्रवादियों के प्रमुख कथन, क्रांतिकारी कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, राष्ट्रवादी नेतृत्व जिसने किया राष्ट्रीय आंदोलन का, वो कह सकते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ प्रमुख कथन हमें लेना है। इनमें एक है विवेकानंद। विवेकानंद ने नवयुवकों की चेतना को, राष्ट्रीय चेतना का आह्वान करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, चेतावनी भरे लहजे में, कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु के समान है, भगवान मेरा देश इन सब से कब मुक्त होगा। तो ये कथन है विवेकानंद का, याद रखिएगा। विवेकानंद का कहना है कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। याद रखिएगा, कमजोरी मृत्यु है, भगवान मेरा देश इन सब से कब मुक्त होगा। भगवान मेरा देश इन सब से कब मुक्त होगा। ये कथन है, इन सब से कब मुक्त होगा। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध कथन है स्वामी विवेकानंद का। काफी प्रसिद्ध कथन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिन्हें की आध्यात्मिक पिता भी कहा है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कथन है स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये इस बात को लेकर आना कि राष्ट्रीय आंदोलन के आप आध्यात्मिक चेतना, ये या आध्यात्मिक पिता, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। ये जो कथन है, इस बात को आप समझिएगा। स्वामी विवेकानंद को बोला गया है आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता। और ऐसा कहा गया है किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये कहा है इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट कथन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, वो भी एक प्रसिद्ध कथन कहते हैं कि भारत भारतवासियों के लिए है। आइएगा, भारत भारतवासियों के लिए है। ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें जान लीजिएगा। आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था आपने, स्वराज शब्द का। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रसिद्ध रचना है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश मूल नाम है आपका मूल शंकर। और 1857 का प्रस्फुटन, जिस मस्तिष्क की उपज थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें की क्या गोल मटोल साधु के नाम से भी इन्हें पुकारा गया है, गोल मुंह वाला साधु, सॉरी। 1857 का गदर असल में स्वामी दयानंद सरस्वती की वैचारिक की उपज था। कहते हैं कि पहली बार आपने ही इस चीज का इनिशिएटिव लिया था और इन्हें ब्रिटिशर्स, अंग्रेज,
यहां मैं और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख दूं। इन्हें गोल मुंह वाला साधु भी पुकारते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने को गोल मुंह वाला साधु बोला गया, जिनका प्रसिद्ध कथन है कि भारत असल में भारतवासियों की देन है। देखिए, मदन मोहन मालवीय का प्रसिद्ध कथन है कि हिंदू हिंदू हिंदी एवं हिंद, ये प्रसिद्ध कथन है मदन मोहन मालवीय का। हिंदी हिंदू एवं हिंद, याद रखिएगा, यह प्रसिद्ध कथन है मदन मोहन मालवीय साहब का, मदन मोहन मालवीय जी का यह प्रसिद्ध कथन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने चूंकि जो कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है, तो फिर आपका एक प्रसिद्ध कोटेशन और सामने आता है हमारे कि बुरे से बुरा जो देशी राज्य होता है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी कहीं अधिक अच्छा होता है। वेदों की ओर लौटो, ये भी प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का है। आप कहते हैं बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी कहीं अधिक अच्छा होता है। से भी कहीं अधिक अच्छा होता है, ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इन्हीं का कथन है वेदों की ओर लौटो, ये कथन भी है स्वामी दयानंद सरस्वती का। अच्छा, विवेकानंद ने एक बहुत शानदार बात और कही है कि जब तक इस देश में लाखों लोग अज्ञानी एवं भूखे हैं, मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा जो इन भूखे नंगों या गरीब लोगों की कमाई पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उनकी परवाह नहीं करते हैं। जब तक इस देश में लाखों लोग अज्ञानी एवं भूखे हैं, लाखों लोग अज्ञानी एवं भूखे हैं, ये याद रखना, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा जो इनकी कमाई पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो इनकी कमाई पर शिक्षा प्राप्त करते हैं एवं अब इनकी परवाह नहीं करते हैं। याद रखना, अब इनकी परवाह नहीं करते हैं। यह प्रसिद्ध कथन है नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एवं मैं इसे पाकर रहूंगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक। जबकि अरविंद घोष ने इसी से मिलती जुलती एक और कोटेशन कही कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है। स्वतंत्रता हमारे जीवन का
उद्देश्य है। ये कथन है अरविंदो घोष। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एवं मैं इसे पाकर रहूंगा। ये कथन भी सॉरी बाल गंगाधर तिलक, ये कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारत का बेताज बादशाह, भारत का प्रथम राजनीतिक कैदी, भारतीय अशांति का जन्मदाता, कई नामों से पुकारा गया है। बाल गंगाधर तिलक आगे स्वराज की व्याख्या करते हुए एक प्रसिद्ध कोटेशन और बोलते हैं, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष है जिसका तना स्वराज है, स्वदेशी एवं बहिष्कार उसकी दो शाखाएं हैं। और प्रसिद्ध कथन है। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष है, याद रखना, जिसका मूल तना स्वराज है, जिसका मूल तना स्वराज है एवं स्वदेशी तथा बहिष्कार इसकी दो शाखाएं हैं। ये कथन है, याद रखना, वही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें उग्रवाद का जनक एवं क्रांतिकारी घटनाओं का जनक और क्रांतिकारियों का पिता, माता मैडम भिखारी कामा को बोला गया है, पिता बाल गंगाधर तिलक को बोला गया है। श्री राजगोपालाचारी जी भी एक महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, जिनका ये कहना था कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुलीन और अभिजात्य वर्ग हेतु। श्री राजगोपालाचारी जी, चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी जी was the single Indian Governor General of India and the first Governor General after independence, याद रखना। तो राजगोपालाचारी जी का मानना था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि कुलीन एवं अभिजात्य वर्ग के लिए, ना कि कुलीन एवं अभिजात्य वर्ग के लिए। याद रखना, यह प्रसिद्ध कथन किस व्यक्ति का है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, जिनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? याद रखना, फर्स्ट एंड ओनली सिंगल इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन। ये फर्स्ट इंडियन आप कह सकते हैं, और इन्हें लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखना।
ये है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल हैं। दूसरे गवर्नर जनरल हैं आज़ादी के बाद के, और क्या कहना चाहिए, आज़ादी के बाद के दूसरे गवर्नर जनरल, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी इनको कहा जाता है। तो इनका बड़ा ये मानना था राजगोपालाचारी जी का कि आप जो स्वराज की बात कर रहे हैं, ये स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि कुलीन और अभिजात्य वर्ग के लिए। लाला लाजपत राय ने एक बार बड़ी एक बात कही थी, वेडन बर्न ने फादर ऑफ इंडियन कांग्रेस बोला है एवो ह्यूम को। मैं बात कर लेता हूं आपके सामने। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बोला गया है किससे, एओ ह्यूम को, अकॉर्डिंग वेडनबर्न। असल में वेडनबर्न की पुस्तक है, बुक है इस नाम से। तो भारतीय कांग्रेस का जनक या पिता वेडनबर्न ने एओ ह्यूम को कहा है। लाला लाजपत राय का कहना है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। लाला लाजपत राय आगे लिखते हैं कि वे इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, तो ह्यूम, एलन ऑक्टेन ह्यूम, कि कोई भी शासन चाहे देशी हो या विदेशी, बिना किसी दबाव के जनता की मांगों की पूर्ति नहीं करता है। तो एक प्रसिद्ध कथन है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। याद रखना, ये कथन किसका है, लाला लाजपत राय का। ह्यूम का हृदय भारत की निर्धनता एवं दुर्दशा पर, भारत की निर्धनता एवं दुर्दशा पर रोता था या रोता है। वे इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि कोई भी शासन चाहे देशी हो या विदेशी, बिना किसी दबाव के जनता की मांगों की पूर्ति नहीं करता। इसीलिए उस दबाव को पूरा करने के लिए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी। शायद लाला लाजपत राय ये बात कहना चाहते हैं। ह्यूम इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि शासन चाहे देशी हो अथवा विदेशी, शासन चाहे देशी हो अथवा विदेशी, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के जनता की मांगों की पूर्ति नहीं करता है, जनता की मांगों की पूर्ति नहीं करता है। याद रखना, ये कथन प्रसिद्ध कथन है किसका, लाला लाजपत राय का। और ये काफी महत्वपूर्ण कथन कोटेशन है मेरे हिसाब से। नाउ मैं अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरी एक मतलब सिलसिलेवार तरीके से स्टार्ट करने जा रहा हूं। हम राष्ट्रवाद के उदय में राजनीतिक संस्थाओं पर विशद चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 की क्रांति के पश्चात इस बात को समझ लिया था, स्पेशली लैंड होल्डर सोसाइटी, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, व्हाटएवर, कितनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने कि राष्ट्रवादियों ने, शिक्षित वर्ग ने गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, नाटकों के द्वारा
समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने वार्तालाप के माध्यम से राष्ट्रीयता के विचारों को स्प्रेड किया सोसाइटी के हर तबके में, हर वर्ग में, और इस बात का एहसास कराया कि जो गवर्नर, जो बॉडीज हैं, जो शासन निकाय हैं, वो हमारा भला नहीं कर रहे हैं, हमारी भारतीयों की दुर्दशा और निर्धनता की वजह सिर्फ ब्रिटिशर्स हैं। लाला लाजपत राय ने भी ह्यूम के लिए क्या कहा है? और 1878 में डबल बी जोन्स, जो बरार का तत्कालीन कमिश्नर था, डबल बी जोन्स, उसने लिखा भी है कि 20 वर्ष का जो मेरा अनुभव है भारत में सेवा करने का, वो यह बतलाता है कि राष्ट्रीयता की भावना पूर्ण रूप में जागृत हो गई है, जिसका पहले कभी कोई अस्तित्व नहीं था और नहीं उसे कभी धुंधले रूप में महसूस किया गया था। अब हम लोगों को मात्र केवल एक उम्मीद के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं, और हमें इस राष्ट्रीय चेतना का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हम लोगों ने ही पैदा किया है, और यह सबसे बड़ा राजनीतिक सच है। कुड यू इमेजिन कि यह कथन है 1878 में डबल बी जोन्स का। आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इस बात को समझ रहा था कि यदि हमने जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, भारतीय जनता के असंतोष की निकासी नहीं करी, और सबसे बड़ा झटका उनको लगा इंडियन सोसाइटी, जो शिवनाथ शास्त्री, कृष्ण मोहन बनर्जी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित 1876 में संस्था थी। और उसे जिस प्रकार का जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे भारत भर का दौरा किया, तो जो जन समर्थन मिला, जो भी आईबी की रिपोर्ट्स थी, जो खुफिया रिपोर्ट्स थी, उसने कान खड़े कर दिए ब्रिटिश हुकूमत के, और पूरी ब्रिटिश मिशन मशीनरी को एक्टिवेट किया गया। इसके लिए इटावा के पहले जो कलेक्टर थे एओ ह्यूम, उन्हें आगे किया गया, और 1 मार्च 1883 को एओ ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो बैचलर्स थे, उनको एक ओपन लेटर लिखा, और ये आवश्यकता बतलाई कि हमें, मतलब वो एक इंडियन हितैषी के रूप में सामने आया इन पढ़े लिखे अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के बीच में, कि हमें एक संगठन की आवश्यकता है। और इसके लिए उसने 23 मार्च 1885 को पूना में एक आयोजन का, दिसंबर के मतलब वर्ष के अंतिम माह में, दिसंबर में पूना में कोई इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, कांग्रेस नाम उसके जहन में नहीं था तब तक, इंडियन नेशनल यूनियन के संगठन के नाम से प्रथम एक अधिवेशन करने की घोषणा करी, जिसमें कहा गया कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए। निमंत्रण दिया गया इंडियन नेशनल यूनियन का प्रथम अधिवेशन। आई थिंक यहां तक की आपको बात समझ में आ चुकी है, तो याद रखना 23 मार्च 1800, अच्छा उससे पहले तो 1 मार्च को हो गया ना, एक मार्च 1885 को एओ ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के, याद रखना, बैचलर्स, स्नातकों को खुला पत्र लिखकर एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। ये बात किसी भी सूरत में गले उतर ही नहीं सकती कि कोई अंग्रेजी हुकूमत के हितों की कसौटी पर भारतीय हितों के लिए कार्य करेगा। नॉट पॉसिबल। एक आनुषंगिक संगठन था
भारतीय प्रतिनिधित्व वाला कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत का की आवश्यकता पर बल दिया और फिर इसने कहा कि 23 मार्च 1885 को पुणे के अंदर, पूना में, महाराष्ट्र में, इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन खड़ा किया जा रहा है, जिसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस पुणे में किया जाएगा। कब प्रस्तावित है? नॉट प्रपोज्ड इन फोर्थकमिंग दिसंबर 1885, जिसके अंदर स्पेशली जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं। लेकिन पूना में प्लेग फैला, तो इंडियन नेशनल यूनियन का ये अधिवेशन जो दिसंबर में प्रस्तावित था पुणे में, वो वहां आयोजित नहीं हुआ। उसे आनंद फानंद में ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया बॉम्बे में। जबकि इसी टाइम पर दिसंबर 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय सम्मेलन जो इंडियन एसोसिएशन का अधिवेशन था, उसका ठीक इसी टाइम पर आयोजन कलकत्ता में हो रहा था। तो ह्यूम की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है वेडर बर्न, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जो वेडन बर्न ने जो किताब लिखी है, जीवनी जो लिखी है एलन ऑक्टन ह्यूम की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बुक आई थी 1913 में। क्योंकि पूना में, याद रखना, प्लेग फैला, तो जो प्रस्तावित था वो कहां डाला गया? ये संस्था फिर इसका आयोजन बॉम्बे में। तो एक पुस्तक लिखी गई है एलन ऑक्टेन ह्यूम, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बुक आई है 1913। और ये पुस्तक लिखी है वेडर बर्न ने, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। अरे वेडर बर्न ने, असल में ये ह्यूम की जीवनी है। अब आप सोचो कितना विस्फोटक खुलासा वेडर बर्न अपनी इस पुस्तक में कर रहे हैं कि लॉर्ड लिटन के शासन के अंतिम वर्ष की लॉर्ड ह्यूम ने, जो एलन ऑक्टन ह्यूम था, इसकी 7 जिल्दों वाली रिपोर्ट मेरे हाथ लगी। एलन ऑक्टन ह्यूम ने जो रिपोर्ट्स कलेक्ट की होगी, 7 उनकी मतलब फाइल्स तैयार हुई, उनकी जिल्द तैयार हुई लॉर्ड लिटन के शासन के अंतिम वर्ष में। और उन रिपोर्ट्स का लब्बो-लुआब ये था कि भारत के विभिन्न हिस्सों में बगावत के भाव फैल सकते हैं 1857 जैसे। इसी टाइम पर ह्यूम ने ये बात रखी ब्रिटिश हुकूमत के सामने, स्पेशली जब इंडियन एसोसिएशन काफी एक्टिवेट हो चुका था, एक्टिवली जब वो पार्टिसिपेट कर रहा था राजनीतिक गतिविधियों का, कि हमें इन असंतुष्ट भारतीयों की अशांति या असंतोष को प्रकट करने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है, वरना दोबारा फिर हमें वही बेंजामिन डिज़रायली के, यदि शब्दों में मैं बोलूं, कि भारतीय रंगमंच पर दोबारा एक गदर का, असंतोषों के विस्फोट का सामना हमें पुनः करना पड़ेगा। तो ये लिखता है वेडन बर्न कि लिटन के अंतिम वर्षों में
ह्यूम द्वारा तैयार 7 जिल्दों की रिपोर्ट्स में विभिन्न जिलों में पुनः असंतोष का उल्लेख किया गया है। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर वेडनबर्न ने अपनी पुस्तक एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1913 में वर्णन किया है। क्लियर? वेडनबर्न आगे लिखते हैं, ह्यूम के अनुसार भारतीयों के असंतोष, याद रखिएगा, भारतीयों के असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए, भारतीयों के असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए हमें एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। आप आइडिया लगा लीजिएगा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी होगी। आप बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि जिसका संगठन लाया इसीलिए गया था कि वो ब्रिटिश हुकूमत के हितों को, उसके एग्जिस्टेंस को सुरक्षित रख सके। कांग्रेस इसलिए नहीं अस्तित्व में आई थी, नहीं भारतीयों के द्वारा। कांग्रेस नाम ही एक अमेरिकी वर्ड है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। वर्ड इज फॉरेनर, फाउंडर इज फॉरेनर, और आप कहते हैं जी आपने राष्ट्रीय आंदोलन। तो कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आती है वो सिंपल ये है कि इस वेडनबर्न की बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर जो बात आती है, तड़ित चालक और सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत, वो किसी भी सूरत में गलत नहीं है। जब बहुत स्पष्ट तौर पर ह्यूम ने कह दिया कि हमें जरूरत है, और लॉर्ड डफरिन ने फिर अपने गवर्नर जनरल का जो गवर्नरी का जो टाइम था 1884 टू 1888, उस टाइम पर फिर खुली छूट दी, क्योंकि इसी टाइम पर सूर्यनाथ बनर्जी का जो संगठन था इंडियन एसोसिएशन, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया था। उसकी काट के लिए एक कांग्रेस की, एक ब्रिटिश संगठन की बेहद आवश्यकता ब्रिटिश हुकूमत को महसूस हुई। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो स्थापना हुई 25 दिसंबर 1888 को। कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में। संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में, समझना की बात। और संस्थापक कौन है? इस संस्था के संस्थापक हैं एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। वेडनबर्न ने इनकी जीवनी लिखी है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1913। प्रथम अध्यक्ष, एंड प्रथम अध्यक्ष कहने को तो सरनेम से लग रहा है ब्राह्मण, बट ही वॉज एंग्लो इंडियन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना, एंग्लो इंडियन। आपके सामने जब तक हकीकत नहीं आएगी, आप
फैब्रिक समझ ही नहीं पाओगे कांग्रेस की स्थापना के पीछे का। पॉलिटिकल फैब्रिक क्या था, सोशल रिलीजियस फैब्रिक क्या था। क्योंकि एलन ऑक्टेन ह्यूम को एक लंबे समय की कार्य अवधि के बाद ये मालूम चल चुका था कि आम जनता के दुखों और बुद्धिजीवी वर्ग के अलगाव ने काफी हद तक आक्रोश पैदा कर लिया है, जो ब्रिटिश शासन के लिए खतरा है। ह्यूम ने इसके लिए रिपोर्ट तैयार करी। लॉर्ड लिटन के शासन के अंतिम वर्ष में 7 जिल्दों में उसको सुरक्षित किया। उसका उद्देश्य इस भारतीय आक्रोश को रोकने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का प्रबंध करना था। इसके लिए उसने कांग्रेस की स्थापना के लिए सरकार से अनुमति मांगी, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध किसी भी बड़े विद्रोह को रोका जा सके। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि ह्यूम गवर्नर जनरल डफरिन की सीधी सलाह से कार्य कर रहे थे। ये बहुत लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन नेशनल यूनियन, जो मूल नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एक सुनियोजित ब्रिटिश षड्यंत्र के तहत किया गया है, एक योजना के तहत किया गया है, ताकि शिक्षित भारतीयों के असंतोष को शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकासी दी जा सके और ब्रिटिश राज के खतरे को समाप्त किया जा सके। आई थिंक आपको बेहद अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी है। इस संस्था का जो मूल नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। इसका जो पहला अधिवेशन जो हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, वो कहां प्रस्तावित था? पुणे में। कहां प्रस्तावित था? पूना में। लेकिन वहां प्लेग फैलने से इसका आयोजन बॉम्बे के अंदर किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोपाल कृष्ण गोखले बचाव करते हुए कांग्रेस और संस्थापकों का क्या कहते हैं कि कोई भी भारतीय कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत कर ही नहीं सकता था। वो बहुत हद तक सही है। यदि भारतीय इनिशिएटिव लेता, उसको शुरुआती दौर में कुचल दिया जाता। व्हाट डज मीन? कि पूरी एक इम्यूनिटी प्राप्त थी फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर कांग्रेस और फाउंडर ऑफ कांग्रेस एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बिकॉज ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था, दे वर टोटली सेटिस्फाइड एंड कन्विंस्ड दैट दिस इंस्टीट्यूशन इज मेड फॉर प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट। ये लड़ने के लिए नहीं बनी है। इसका जो आधिकारिक नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। याद रखिएगा, इसका जो वास्तविक नाम है वो है भारतीय राष्ट्रीय संघ। आइएगा, अच्छा, समकालीन गवर्नर जनरल कौन है जिस समय इसकी स्थापना हुई है, ये भी देख लीजिएगा। गवर्नर जनरल का नाम हमें प्राप्त होता है लॉर्ड डफरिन, जिनका स्थापना काल है, मतलब जिनका शासन काल है 1884 टू 1888। ये देख लिया आप लोगों ने, ये लिखा भी है बनर्जी ने। याद रखना कि डफरिन वो ह्यूम की सीधी सलाह पर कार्य कर रहे थे, कि सीधी सलाह पर कार्य कर रहे थे। ये कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप जानते हैं इनकी उपाधि क्या थी? देशबंधु, जिन्होंने 1905 में बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया था। गोपाल कृष्ण गोखले बोल रहे हैं, कोई भी भारतीय कांग्रेस की स्थापना करने की सोच ही नहीं सकता था। एवं यदि वो ऐसा करता तो उसे
तो उसे आरंभिक दौर में ही याद रखना, तो उसे आरंभिक दौर में ही दबा दिया या कुचल दिया जाता। ये कथन है गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु एंड महाराष्ट्र के सुकरात न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे के राजनीतिक शिष्य। बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुकी है। जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जिसको आप भारतीय राष्ट्रीय संघ कह रहे हैं, इसका प्रथम अधिवेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा इसका जो प्रथम अधिवेशन है ये आयोजित हुआ 28 दिसंबर 1885। कहां पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में। उपस्थित प्रतिनिधि कितने हैं यहाँ पर? याद रखिएगा 72 प्रतिनिधि, पूरे भारत भर से आए हुए, जिन्हें बहादुर 72 भी पुकारा गया है। तुम्हारी बात। अच्छा, अभी देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अध्यक्षता किसने करी है? WC बनर्जी एंग्लो इंडियन थे। आप सोच के देखिएगा ब्रिटिशर्स का सिलेक्शन, कि कितना। अब जो विशिष्ट तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इन 72 प्रतिनिधियों में से 39 तो मात्र केवल वकील थे, जिनका सामना यूरोपियन मजिस्ट्रेट से होना है, इंडिया ब्रिटिश मशीनरी से होना है। इंडीड दे वर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश राज। 39 वकील, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, पैरवी करेगा। तो ये ब्रिटिश हुकूमत की विरोधी समूह हो ही नहीं सकता। और जाति की दृष्टि से देखा जाए, इन लोगों में जाति की दृष्टि से देखा जाए 72 प्रतिनिधियों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों का है। बीइंग अ ब्राह्मण, मैं खुद बोल रहा हूं कि कई मामलों में मुझे ब्राह्मणवाद नहीं, ब्राह्मण जाति इस राष्ट्र पर कई बार, मैं क्या कहूं, लेकिन बहुत सटीक बोलने वाला हूं, कई बार मुझे लगता है कि बोझ है। ब्राह्मणवाद की बात नहीं कर रहा हूं, उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं चूंकि आरंभिक दौर में शिक्षित थे। हो सकता है आप में से कोई क्लिप काट कर, लेकिन जिन्होंने राष्ट्र का विरोध किया, अधिकांश जितने भी लेफ्टिस्ट और वामपंथी विचारधारा के, जो बिल्कुल राष्ट्रवादी विचारधारा से, मुख्य धारा से बिल्कुल हटकर चले, उनमें अधिकांश ब्राह्मण हैं। चाहे पत्रकार हो, चाहे बाकी, आप समझदार हैं। तो सबसे अधिक ब्राह्मण वर्ग यहां पर था। और आप इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं, मैं कोट अनकोट वाली बात कर रहा हूं, यहां पर उपस्थित प्रतिनिधियों को जब एवो ह्यूम ने कहा, यदि इनकी चेतना इतनी जागृत थी इस वर्ग की, समुदाय की, ब्राह्मण जाति की, कि आप में से कोई भी व्यक्ति महारानी विक्टोरिया के जूतों के फीते बांधने लायक नहीं है, उसके बावजूद आप लोग यहां बैठे हैं, रानी विक्टोरिया के नाम की जय जयकार करिए, करना पड़ा। तो 39 तो वकील थे 72 में से, आउट ऑफ 72। और जाति के रूप में बात की जाए तो बेसिकली ये एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाली संस्था थी। स्वाभाविक सी बात है, पढ़े लिखा वर्ग था ब्राह्मण सबसे अधिक।
तो वो अपना लाभ हानि ज्यादा अच्छे से कर सकता था। कांग्रेस शुरुआत में एक मध्यम वर्गीय भारतीयों की संस्था के रूप में सामने आई, क्योंकि अनिल सील ने अपनी पुस्तक द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कैम्ब्रिज से 1968 से प्रकाशित हुई है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी, इन्होंने मुख्य रूप से भाग लिया था। बाकी लोगों को पता ही नहीं भैया चेतना क्या होती है, राष्ट्रवादी क्या होती, कौन राज कर रहा, रोटी मिल जाए बेचारों को। आम आदमी संस्था से बिल्कुल बाहर था। पढ़े लिखे सफेद कलफ वाले कपड़े, जिनका काम एक ही काम था, टी पार्टी पॉलिटिक्स, 3P पॉलिटिक्स, पिटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। साल भर में एक बार इकट्ठे हो जाओ, मेंढक की टर करो, लंबे लंबे लेटर्स लिखो। याद करिए इनके लेटर्स की लैंग्वेज, आई बेग टू से दैट। सविनय, नम्र, फिर निवेदन है। ये वही लैंग्वेज है जो हमने कक्षा 6 में सरकारी स्कूल में पढ़ना चालू किया है। तो आम आदमी का जुड़ाव नहीं था। भूमि से जुड़े हुए वर्ग का इस संस्था से कोई लेना देना नहीं था। अनिल, हो गया यहां तक का, आगे देखिएगा। अनिल सील की प्रसिद्ध पुस्तक है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कैम्ब्रिज से ये 1968 में प्रकाशित हुई है। ये इसमें अनिल सील बहुत स्पष्ट तौर पे लिख रहे हैं कि कांग्रेस का आम भारतीयों से कोई जुड़ाव नहीं था। आगे वो क्या लिख रहे हैं, कोई जुड़ाव नहीं था। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसियों का शिक्षित भारतीय बौद्धिक वर्ग, बेसिकली थाई बाबू, ब्रिटिश समर्थक बाबू वर्ग था, शिक्षित भारतीय समुदाय ने हिस्सा लिया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कांग्रेस का जो स्वरूप था वो मध्यम वर्गीय भारतीय संस्था थी। यदि मैं कांग्रेस के नेचर की बात करूं, स्वरूप की बात करूं, अनिल, अकॉर्डिंग टू अनिल सील, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अपनी पुस्तक में लिखते हैं, कांग्रेस मध्यम वर्गीय बौद्धिक अर्थात शिक्षित भारतीयों की संस्था थी। अनिल सील का यह कथन है। 1889 में, 1885 में तो स्थापित हुई, 1889 में कांग्रेस ने एक ब्रिटिश कमेटी की स्थापना करी और अपने एजेंडा के प्रचार प्रसार के लिए 1890 में अपना एक मुखपत्र इंडिया भी शुरुआत किया। 1889 में कांग्रेस ने, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किया और 1890 में कांग्रेस ने
इंग्लैंड में अपने मुद्दों के प्रचार प्रसार के लिए, अपने मुद्दों के प्रचार प्रसार हेतु एक मुखपत्र इंडिया प्रकाशित किया। एक मुखपत्र इंडिया प्रकाशित किया है। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। प्रथम अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन के नाम पर हुआ, इसी अधिवेशन में, क्योंकि कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है, इसका मतलब होता है लोगों का समूह। प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, नैरो मेजोरिटी ऑफ इंडिया, मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहा गया है, द प्रोमिसेस ऑफ इंडिया, ब्लैक मैन, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी इनको कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया गया था। जो प्रथम अधिवेशन चल रहा था 28 दिसंबर 1885 में, किस नाम से हुआ था? ये भारतीय राष्ट्रीय संघ। याद रखिएगा। तो इसी अधिवेशन में इसका नाम दादा भाई नौरोजी की सलाह पे बदलकर कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। असल में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां कर दिया गया है। कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। याद रखिएगा, पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल। दादा भाई नौरोजी कौन है? जिन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ एविल बोला है। और दादा भाई नौरोजी प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने अध्यक्ष पद से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की तमाम बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अच्छा, चलते चलते इस सेशन का एंड करूं उसके पहले इंपॉर्टेंट बात और बतला दूं कि प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, जबकि 12 मार्च 1930 को गांधी के नेतृत्व में जो दांडी मार्च पास्ट आरंभ हुआ था साबरमती आश्रम से, उस समय 78 अनुयायियों ने उनके साथ दांडी मार्च पास्ट आरंभ किया था। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब कल हम आपसे बात करेंगे जो बहादुर 72 प्रथम, यहीं से आरंभ करेंगे कि अभी ये चैप्टर लंबा चलेगा। जितने भी अधिवेशन हैं उन सब पर मुझे चर्चा करनी है। स्पेशली प्रथम अधिवेशन पर तो काफी विस्तार से जाऊंगा कि 72 प्रतिनिधियों में मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से उपस्थित हुए, क्या भाषण हुआ, क्या प्रमुख मांगे रखी गई, और 1948 तक, तो 47-48 तक जितने अधिवेशन हुए कांग्रेस के, उनकी प्रमुख निर्णय क्या क्या रहे, कहाँ उनका आयोजन हुआ, किस वर्ष हुआ, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, क्लियर, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़ते रहते हैं, यकीन मानिएगा आपको कहीं 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस लेवल पर रिसर्च बेस्ड एनालिटिकल अप्रोच को लेकर मैं हिस्ट्री आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस सत्र में दी गई जानकारी आपको काफी लाभदायक लगी होंगी। अगले सत्र के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।